हेलो दोस्तों, विधिक गुरु के इस सेक्शन में आपका फिर से की स्वागत है। जैसा कि हम संविधान के महत्वपूर्ण केसों के बारे में चर्चा कर रहे थे और इसके ऊपर के जितने भी 40 केसेस हैं, महत्वपूर्ण केसेस हैं, उनके बारे में हमने देख ही लिया है और अब हम आगे के केसों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर उसके बाद आता है किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। ठीक है, तो मेनका गांधी बनाम पंजाब राज्य के मामले में ये चीज़ बताया कि वही मैं आपको बोल रहा था कि कोई भी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार प्राप्त हुआ है तो उसको विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। ये कहाँ पर दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है अपना कहाँ पर 21A के अंतर्गत। ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता सब इसमें बहुत सारे केस है, याद रखिएगा। तो मेनका गांधी बनाम भारत संघ का केस 21A से संबंधित है। और दूसरी चीज, कोई व्यक्ति को प्राण और देह से कैसे अलग किया जा सकता है, उसकी विधि के द्वारा सम्यक प्रक्रिया के अनुसार ही। कौन सा बात? मृत्यु के अधिकार की संवैधानिकता से संबंधित है। तो मृत्यु के अधिकार, तो कौन सा बात जो है मृत्यु के अधिकार की संवैधानिकता, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। तो इसको समझने वाली बात है कि ये संवैधानिकता संबंधित कैसे है। ज्ञान कौर, इसमें क्या बोला गया था कि इसमें बोलता कि मरने के अधिकार में जीने का अधिकार शामिल नहीं है, क्योंकि मर रहे हो आप किसी प्रकार से। जैसे बहुत से एक केस है जिसमें पेसिव यूथेनेसिया है ना, स्वेच्छा मृत्यु की बात की गई है। तो वहाँ पर जो बोल रहा है कि मरने के अधिकार में जो है मरने के अधिकार में जीने का अधिकार शामिल नहीं है। कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं स्वयं से पीड़ित है और वो मरता है, और वहाँ पर वो अपने आप को मार नहीं सकता, क्योंकि जीने के अधिकार में जो है ना, प्राण का जो अधिकार होता है उसमें जीने का अधिकार शामिल है, इसलिए मरने के अधिकार में जीने का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि इसकी संवैधानिकता से संबंधित है, असंवैधानिकता से नहीं, संवैधानिकता से। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, कैसे मर जाता है? सेल्फ सुसाइड कर लेता है ना, आत्महत्या कर लेता है, तो वो या फिर अपने आप को, परंतु एक केस में बोला गया था, परंतु यहाँ पर ये जो केस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ये बोला गया है कि संवैधानिकता से संबंधित। ठीक, फिर उसके बाद आता है पी रथिराम बनाम भारत संघ के बात। तो ये जो पी रथिराम का मामला था, ये इसमें क्या बोला था, ऊपर भी पढ़ने देखे कि जो जीने का अधिकार है ना, तो मरने के अधिकार में जीने का अधिकार शामिल है ना, इसमें बोला गया था पी रथिराम बनाम भारत संघ के मामले में। परंतु इसको उलट दिया ज्ञान कौर वाले मामले ने, इसमें बोल दिया कि मरने के अधिकार में जीने का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद आता है आश्रय का अधिकार, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ये सब 21 से संबंधित है। ठीक है, 21 से संबंधित है। ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक, फिर उसके बाद आता है कि आश्रय का अधिकार चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। एकांतता, तो एकांत का अधिकार है आर राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य। ठीक है, और एक और इसमें आता है एकांतता के अधिकारों का संरक्षण, जस्टिस केएस पुत्तास्वामी बनाम भारत संघ। एक वो याद रखना है, ये एकांत का अधिकार है आर राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य। फिर शिक्षा का अधिकार, अब भी बहुत बार आ गया, मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। फिर उसके बाद है कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का अधिकार, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। तो परमानंद कटारा बनाम भारत संघ का जो मामला है तो स्वास्थ्य से संबंधित है ये। फिर उसके बाद दूरभाष टेप करना जो है एकांतता के अधिकार का उल्लंघन होता है। तो पीपल्स यूनियन फॉर लिबर्टीज़, तो एक जो दूरभाष टेप करने वाला आएगा और एकांतता का अधिकार पूछेगा तो उसके लिए क्या है? पीपल्स यूनियन फॉर लिबर्टीज़ बनाम भारत संघ। फिर उसके बाद कर्मी महिलाओं का यौन उत्पीड़न, लैंगिकता, समता और प्राण दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों के अतिक्रमण की कोटि में आता है। तो कर्मी जो महिला रहती है उनकी यौन उत्पीड़न, तो ये विशाखा एवं अन्य स्टेट ऑफ राजस्थान का मामला है। विवाह के अधिकार के संबंधित बात है लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने किस बात में संविधान के आर्टिकल 22 को एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध कहा था? एक ये गोपालन बनाम मद्रास राज्य के मामले में। फिर उसके बाद आता है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 23 के अंतर्गत बाल श्रम के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में दिया गया। फिर उसके बाद कोई निदेशक तत्व मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करता है। कोई भी जो नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं वो मूल अधिकारों के असंगत नहीं हो सकता, उसका अतिक्रमण नहीं करता। ये किस में कहा गया था? मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में। फिर उसके बाद किस बात में नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकारों से वरीयता प्रदान करना शून्य का घोषित किया? मतलब कि अगर पूछा जाए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो यहाँ पर ये
इससे मनाही की गई थी। उसमें बोला गया कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार एक दूसरे के संपूरक होते हैं। ये मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में बोला गया। PIL से संबंधित व्यक्ति का नाम क्या है? तो न्यायमूर्ति PN भगवती। 7 न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा जनहितवाद की अवधारण किस वाद में की गई? SP गुप्ता बनाम भारत संघ के बाद में जो है जनहित याचिका जो होती है उस वाद के अवधारण में किया गया था, उसका अवधारण किया गया था SP गुप्ता बनाम भारत संघ। ठीक है, तो फिर ये हो गया SP गुप्ता। फिर उसके बाद दिया हुआ है कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अधिकार परीक्षा लेख जारी करके लोकपद धारक को पद छोड़ने का निर्देश दिया था? UN राव बनाम इंदिरा गांधी। ठीक, फिर उसके बाद किस वाद में प्रथम बार मूल अधिकारों के अतिक्रमण के प्रतिकर अनुमन्य किया था? रुदल साहब बनाम बिहार राज्य। तो मूल अधिकारों के अतिक्रमण के लिए प्रतिकर की अगर मान की गई थी, मतलब किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हुआ तो वहाँ पर प्रतिकर दिया जाए उस व्यक्ति को। ये कहाँ पर कहा गया था? तो ये बोला गया था रुदल साहब बनाम बिहार राज्य। भारत का राष्ट्रगान अनेक जाति धर्म समुदाय भौगोलिक विविधता के संगम एक देश के रूप में भारत का यथार्थ प्रतिबिंब है, अनेकता में एकता का संदेश है। उच्चतम न्यायालय ने संजीव भटनागर बनाम भारत संघ के बाद में कहा गया। तो ये जो संजीव भटनागर है, इसमें यही वाला केस जो है, इसमें मूवी चालू होने के पहले जो है राष्ट्रगान बजाए जाने के लिए बोला गया था ना, तो फिर वो बाद में उसको संवैधानिक भी घोषित कर दिया, परंतु उसमें अनेकता का एकता संदेश कहा गया था। ये कहाँ पर? संजीव भटनागर बनाम भारत संघ का वाद है। फिर उसके बाद आता है कि जब राज्य संवैधानिक मूल्य को छोड़कर भटकने लगता है तो मूल कर्तव्यों को उपकरण बनाकर उस पर नियंत्रण करना चाहिए। तो जो हमें 51A के तहत जो 51A जो 4A के अंतर्गत भाग 4A के अंतर्गत जुड़ा हुआ है वो मूल कर्तव्य दिए हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने संवैधानिक मूल्य को छोड़ दे और भटकने लगता है तो उसको मूल कर्तव्य उसको याद दिलाए। तो वो एम्स स्टूडेंट यूनियंस बनाम एम्स में बोला गया। किसी राज्य की विधानसभा की भंग होने या कुछ सदस्य के निर्वाचक में होने के आधार पर राष्ट्रपति पद का निर्वाचन नहीं रोका जाएगा। भंग विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। इंट्री प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तथा डॉक्टर खरे बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। राज्यपाल को अपने संवैधानिक दायित्वों के प्रति सचेत रहना चाहिए। जो राज्यपाल होता है उसको संवैधानिक दायित्व के प्रति सचेत होना चाहिए। राजनीतिक स्वार्थ की वेदी पर या तो राजनीतिक जिम्मेदारी या संसदीय परंपराओं का त्याग नहीं करना चाहिए। किस बात में कहा गया? तो ये SR चौधरी बनाम पंजाब राज्य। संविधान के अनुच्छेद 163 के अधीन राज्यपाल की जो विवेकीय शक्ति है को न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन लिया गया था। तो नवाब राबिया बनाम फेलिक्स बनाम उपसभापति। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय को प्राथमिकता दी जाएगी। तो जो मुख्य न्यायाधीश की राय है उसको प्राथमिकता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स रिकॉर्ड्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1993 का जो केस था, इसमें बोला गया था कि आप मुख्य न्यायाधीश की राय लो किसकी नियुक्ति करने के लिए? न्यायाधीश की। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की नियुक्ति करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय लेना चाहिए। ठीक है, फिर उच्चतम न्यायालय की शक्ति ऐसी परिसीमा की परिगमित नहीं है कि कौन उसका अवलंब ले सकता है। राजकृष्ण बनाम विनोद। आर्टिकल 136। संसद संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। केशवानंद भारती। बहुत इंपॉर्टेंट, ये आधारभूत ढांचा जो है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संसद की जो 368 में संविधान में संशोधन करने की शक्ति है उसके तहत परिवर्तन जरूर कर सकती है, परंतु असीमित किंतु सीमित, शब्द याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारतीय राज्य के क्षेत्र के सभी न्यायालयों में बाध्यकारी, लेकिन उच्चतम न्यायालय के निर्णय उस पर बाध्यकारी नहीं है। बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य। साथ में बाद में ये भी कहा गया कि भारत का उच्चतम न्यायालय किसी भी न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे वह देश के ही न्यायालय का निर्णय हो या फिर विदेशी न्यायालय का निर्णय। आर्टिकल 141। संविधान की 9वीं अनुसूची जो दी हुई है, 9वीं अनुसूची जो बनाई गई है, ये पहली अनुसूची थी। 9वीं अनुसूची 1951 में जुड़ी थी जो कि न्यायिक पुनर्विलोकन को उच्चतम न्यायालय के किस मामले में विनिश्चय से अनुज्ञेय बनाया गया? IR कोल्हो बनाम तमिलनाडु। अर्थात क्या होता था कि जो भी ऐसे 9th शेड्यूल जो है, 9th शेड्यूल में कोई भी विधि को डाल दिया जाता था जिससे कि उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो पाता था, परंतु केशवानंद भारती के केस के बाद और 1970
3 के बाद के जो मामले हैं वो सब न्यायिक पुनर्विलोकन की श्रेणी में आने लगे। ठीक है, तो ये कौन से मामले में डिसाइड हुआ था? तो IR कोल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य में उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति के संदर्भित मामले पर अपनी सलाहकारी राय देने से इनकार किया। तो उच्चतम न्यायालय जो था, उच्चतम न्यायालय के ने राष्ट्रपति से संदर्भित मामले पर अपनी सलाहकारी राय देने से इनकार किया। इनरी जो जैसा कि मामले राय दी जा सकती है, तो इनरी एलम इस्माइल फारूकी के बाद में अयोध्यावाद 1994 में वहाँ पर मना कर दिया गया था। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव संविधान का मूल ढांचा है। राजनारायण बनाम श्रीमती इंदिरा गांधी की जो चुनाव की जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए, है ना, उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए। ये राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी का केस है, उसमें बोला गया है। फिर आरोग्य कर याचिका अर्थात क्यूरेटिव पिटीशन जिसको बोला जाता है, ये बहुत ही चर्चे में रही। ये अशोक हुरा बनाम रूपा अशोक हुरा के केस में इसे बोला गया था कि क्यूरेटिव पिटीशन का उपचार प्रयोग किस वाद में किया गया था। ठीक है, राज्यपाल का विधानसभा का विघटन की संतुष्टि का कार्य संविधान के परीक्षण के उद्देश्य मात्र से होना चाहिए, सिर्फ वो परीक्षण के हिसाब से कर सकता है। रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ, आर्टिकल 356 के अधीन की गई घोषणा न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन आती है कौन सी? 356 की कार्रवाई। SR मुंबई बनाम भारत संघ के मामले में बोला गया 356 की जो मामले की कार्रवाई है। तो ठीक है, फिर मूल अधिकारों में संशोधन हेतु संविधान सभा आहूत की जानी चाहिए, जो संविधान सभा उसको आहूत की जानी चाहिए। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। फिर उसके बाद आता है संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत प्रतिपादित, बिल्कुल केशवानंद भारती। फिर उसके बाद आता है संसद 368 के अधिकारों का प्रयोग करके मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में ये चीज़ बोला कि मूल अधिकारों का प्रयोग मतलब कि 368 जो दी हुई है संसद की संशोधन की शक्ति, उसका प्रयोग करके मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती, ये बोला था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है लेकिन मूलभूत ढांचे में नहीं, तो ये केशवानंद भारती। इसको बिल्कुल एक लाइन से याद रखिएगा आप। फिर उसके बाद विधायिका द्वारा अधिनियम को परिवर्तित करने के लिए परमादेश जारी किया जा सकता है, एक के राय बनाम भारत संघ के मामले में बोला गया। फिर उसके बाद अपने को याद रखना है कि आत्यांतिक दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था ओलियम केस रिसाव के बाद PN भगवती के द्वारा। अध्यादेश का आभासी पुनर्प्रख्यान असंवैधानिक है। DC वाधवा बनाम बिहार राज्य। अध्यादेश का आभासी पुनर्प्रख्यान जो है असंवैधानिक है। प्रधानमंत्री अपने आप में एक पृथक वर्ग का गठन करते हैं। PV शास्त्री बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इतने केसों को आप बार बार रिवाइज करें और याद रखें, जिससे आपके माइंड में ये हमेशा के लिए बने रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, हमने डिस्कस किए आज। आपको ये कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।